एंटायर स्पेस इंडस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है। नासा ने सूरज की अब तक की सबसे क्लोजेस्ट, सबसे डिटेल्ड और सबसे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है, जो कि टोटली माइंड ब्लोइंग। और ये इमेजेस साइंटिस्टों को रिवील कर रही है कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीक्रेट्स अबाउट आवर सन, जो कि अर्थ के लिए और अर्थ पे रह रहे सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इंडिकेट कर रही है। देखिए इन्हें, ये है सूरज की अब तक की सबसे डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो आइए अब इन्हें फिर एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन इमेजेस में सूरज के ऐसे कौन से राज छुपे हैं जो कि साइंटिस्टों को अर्थ के फ्यूचर के लिए टेंशन में डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि इन सब चीजों की स्टार्टिंग आखिर हुई कहां से। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अस ह्यूमंस स्टडीइंग द सन एंड इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई स्टडी द सन। क्योंकि सन कोई पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट तो है नहीं कि हम वहां पे किसी लाइफ के होने का कोई सबूत ढूंढ रहे हो या फिर किसी एलियन सिविलाइजेशन के होने का सबूत ढूंढ रहे हो। इनफैक्ट डू यू नो दैट अर्थ से सन पे साल के 365 दिन के 24 घंटे नजर रखी जाती है। मतलब जो नासा का सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी है वो दिन की 86,400 फोटोज लाइव कैप्चर करती है सन की डेली। अगर आपको ये जानना है कि ये इमेजेस एक्चुअली में होती कितनी है तो मैं आपको ये बता दूं कि दिन के 24 घंटे में दोस्तों 86,400 सेकेंड्स होते हैं। मतलब हर एक सेकेंड अर्थ से सन की फोटो हाई रेजोल्यूशन डिटेल्ड इमेजेस को कैप्चर किया जाता है नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। मतलब स्ट्रेंज राइट, एक एक सेकंड, मतलब जो जो सेकंड बीत रहा है, ये जो हम बात कर रहे हैं, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक एक सेकंड, इस एक एक सेकंड में भी नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी सन की हाई डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर करती है एवरी सेकंड। माइंड ब्लोइंग राइट। अब दोस्तों हो क्या रहा है ना कि साइंटिस्टों को पता है कि सन और उसके आसपास के एरिया में कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि फ्यूचर में अर्थ को शायद अपने अंदर निगल सकती है। एकदम वैसा ही जैसा हमें पिक्चरों में दिखाया जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज अपने अंदर अर्थ को समा लेगा। और हम आम लोगों को लगता है कि सन तो यार सिर्फ एक हीट जाइंट है जिसका काम है सुबह उगना, दिन में अपनी लाइट के थ्रू अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाना, लाइक फोटोसिंथेसिस एंड ऑल, एंड शाम को ढल जाना। फिर इतना भी बुरा नहीं है सन बेचारा, है ना। ये लोग हम सोचते हैं। अब दोस्तों सूरज जितना हमें सर्दियों में अच्छा लगता है वो एक्चुअली में अर्थ के लिए अच्छा और बुरा दोनों है। ये चीज साइंटिस्टों को बहुत पहले से पता थी। अब जो सन की अच्छी साइड है उसको तो हम लोग साइड में रख देते हैं, और जो सन की ये जो इविल साइड है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, सन की इसी इविल साइड को स्टडी करने में साइंटिस्टों की दिलचस्प रुचि रही है बहुत टाइम से। क्योंकि सन की इस इविल साइड को स्टडी करके वो ये पता लगाना चाहते हैं कि सन की इस इविल साइड का हमारे अर्थ पे रह रहे लोगों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, जितनी भी हमारी लाइट्स ऑर्बिट करती है, इन सब चीजों के ऊपर सन की इस इविल साइड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जानने में साइंटिस्ट लोग काफी टाइम से इंटरेस्टेड रहे हैं। अब जैसे 2022 का ही एग्जांपल ले लो। इलॉन भाई की स्टारलिंक सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट करते करते एक दिन सन से निकली पावरफुल सोलर फ्लेयर्स की चपेट में आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके ब्लास्ट हो गई। और क्या आपको पता है सन से निकली कुछ सोलर फ्लेयर्स कभी कभी तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उनमें इतना पावरफुल मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की ताकत होती है कि उनकी वजह से ट्रेन ट्रैक्स पे लगे सिग्नल्स अपने आप उस मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण रेड से ग्रीन हो जाते हैं और ग्रीन से रेड हो जाते हैं। मतलब इमेजिन करके देखो दोस्तों एक बार, अब सोच के देखो एक बार, जिसे रुकना होता है वो चल देता है और जिसे चलना होता है वो रुक जाता है। मतलब कंप्लीट केओस। और ये तो सिर्फ दो एग्जांपल हैं दोस्तों सन की इविल साइड के जो मैंने आपको दिए। और इस मोटिव को सबसे पहली बार पूरा किया गया है 1980 के वैलेंटाइंस डे के दिन। 14 फरवरी 1980 को दोस्तों नासा ने सोलर मैक्सिमम मिशन अपने डेल्टा रॉकेट के ऊपर लोड करके केप कैनावरल से 512 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया। ये सबसे पहली बार था हिस्ट्री में कि किसी कंट्री की कोई स्पेस एजेंसी ने डेडिकेटेडली सन को ऑब्जर्व एंड स्टडी करने के लिए स्पेस में कोई मिशन लॉन्च किया हो। और नासा को उम्मीद थी कि ये मिशन सन की वजह से अर्थ के वेदर और एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ये जानने में उन्हें काफी मदद मिलेगी, और जो कि उन्हें मिली भी। बट 1980 के इस मिशन के बाद भी कई और मिशन कंडक्ट किए गए टू ऑब्जर्व एंड स्टडी आवर सन, जैसे कि हीलियोस स्पेसक्राफ्ट, सोलर ऑर्बिटर, इसरो का आदित्य L1 एंड नासा का द फेमस पार्कर सोलर प्रोब। दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसके पास रिकॉर्ड है अभी तक सन से सबसे करीब ऑर्बिट करने का, वो भी बिना जले और बिना किसी नुकसान के। सवाल ये आता है कि रिपीटेडली सन को ऑब्जर्व एंड स्टडी करने के लिए इतने मिशंस कंडक्ट क्यों किए जा रहे हैं। बिकॉज एज आई सेड सन पे कोई, हम सन को कोई एक पोटेंशियल हैबिटेबल प्लैनेट तो नहीं मानते हैं कि हम वहां पे कोई लाइफ के होने का कोई सबूत ढूंढ रहे हैं, और ना ही हमें वहां पे किसी एलियन के होने का कोई सबूत मिला है जिसके कारण से हम 24/7 उसके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं। अब दोस्तों बात ऐसी है ना
कि सन को ऑब्जर्व एंड स्टडी कई अलग अलग रीजंस के कारण किया जाता है। देयर इज नो वन स्पेसिफिक रीजन टू ऑब्जर्व एंड स्टडी सन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हैबिटेबिलिटी का रीजन, जैसे कि सन से अर्थ पे कितनी रेडिएशंस आ रही हैं वो ये डिसाइड करेगा कि अर्थ पे लाइफ एज वी नो इट थ्राइव करेगी या जल के राख हो जाएगी। एंड एज यू नो गाइस, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो जैसे अभी जो सन से जितनी गर्मी आती है वो हम कैसे न तैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, बट आपको क्या लगता है ये गर्मी कांस्टेंट रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ अर्थ्स लाइफ टाइम? ऑब्वियसली नहीं, राइट। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सन से इतनी ज्यादा गर्मी आने लगेगी कि हम लोग उसे बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे और शायद सब कुछ खत्म हो जाए। मे बी द एंड इज इनएविटेबल दोस्तों। पर आज के टाइम पे अर्थ से जितनी भी गर्मी हमें आती है, गर्मियां तो आजकल ऑब्वियसली बढ़ी गई है, जितनी भी गर्मी हम आती है हम उसे कैसे न तैसे एनी हाउ बर्दाश्त कर लेते हैं कि यार 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, बाप रे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो क्या ये कांस्टेंट रहेंगे 40-45 के टेम्परेचर्स? ऑब्वियसली नियर, आने वाले नियर फ्यूचर में मे बी ये टेम्परेचर्स 50, 55, 60, 70 हमारे लिए यूजुअल होने लगे आज से मे बी 100 और 150 ईयर्स और 50-80 ईयर्स, ये हमारे नॉर्मल टेम्परेचर्स होने लगे। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। और क्या पता एक दिन ऐसा आए कि सन से इतनी ज्यादा गर्मी आने लगे कि हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और अर्थ पे लोगों ने जितनी भी चीजें बनाई है, हम ह्यूमंस ने जितनी भी चीजें बनाई है, वो इतनी एक्सट्रीम हीट के कारण सब जल के राख हो जाए। इसीलिए तो इलॉन भैया कहते हैं कि इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर अस ह्यूमंस टू बिकम अ मल्टी प्लैनेट स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन, अगर हमें डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट नहीं होना है तो। अब हैबिटेबिलिटी से आगे बढ़े दोस्तों तो बात आती है रेडिएशन एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की, जो कि सन अपने अंदर से बाहर की तरफ फेंकता है अर्थ की तरफ। सन की इन्हीं रेडिएशंस में इतनी ताकत होती है कि ये हमारे अर्थ के आसपास के स्पेस के एटमॉस्फेयर तक को चेंज करके रख सकती है और उस एटमॉस्फेयर के कारण हमारे अर्थ के ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हीलियोस्फेयर में जो टेम्परेचर्स और जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वो उसको चेंज करने तक की ताकत रखता है। और नुकसान पहुंचाने से भी बढ़कर सन से जो मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशन निकलती हैं, ऑर्बिट में जितनी भी सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम लोगों ने रिलीज करी है, वो इनको नुकसान पहुंचाने तक की भी ताकत रखता है। इसका जीता जागता उदाहरण है इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट्स, जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था। नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग दोस्तों, ये सब चीजें जान जाने के बाद क्या आप कुछ सन के बारे में कंक्लूड कर पा रहे हो कि सन दूर से जितना भोला हमें दिखता है इट्स जस्ट अ हीट जायंट, बट इट इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ हीट जायंट। सन की अच्छी साइड और बुरी साइड दोनों है, और ये सन उस कहावत को सही ठहराता है जो कहती है कि दूर से जो चीज जितनी चमकती हुई नजर आती है, पास से वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। और सन के साथ भी दोस्तों ऐसा ही है। दूर से इट लुक्स गुड, अरे वाह गर्मी आ रही, मजा आ रहा है, क्या है बेचारा, एक हीट जायंट ही तो है, बट एक्चुअल में इफ यू गो क्लोजर टू सन यू विल रियलाइज हाउ evil the sun is and how bad it can get for us, the people of Earth and the solar system itself। और यही मोटिव रहा है साइंटिस्टों का हमेशा से टू स्टडी द सन। और इसी कारण से दोस्तों आप जानते नहीं हो कि नासा के पास पूरी की पूरी फ्लीट ऑफ सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हैं जिनका काम है सिर्फ अर्थ से सन पे 24/7 अपनी नजरें गड़ा के रखना, एकदम जूम इन करके। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक सैटेलाइट की जिसका नाम है सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी, जिसने सन की अब तक की सबसे क्लोजेस्ट एंड सबसे डिटेल्ड इमेजेस क्लिक करी। हम एक एक करके इन फोटोज को ब्रेक डाउन करेंगे जो सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने सन की खींची है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फोटोज सन के ऐसे कौन से वो डरावने राज उगल रही है जो कि साइंटिस्टों को अर्थ के फ्यूचर के लिए टेंशन में डाल रही है। सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी को दोस्तों अर्थ के जियोसेंट्रिक ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था 11 फरवरी 2010 को, और सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी का मिशन था अर्थ के इसी सर्कुलर ऑर्बिट में रहकर सन को अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ्स पे स्टडी करना। क्योंकि अर्थ की जैसे अलग अलग लेयर्स होती हैं दोस्तों एटमॉस्फेयर की, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, हीलियोस्फेयर एंड एक्सेट्रा, तो सन की भी तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती होंगी, और सन दोस्तों इन 3 एटमॉस्फेरिक लेयर्स से बना है। सबसे भारी लेयर को कहा जाता है द कोरोना लेयर, फिर आती है मिडिल में द क्रोमोस्फेयर, एंड द इनरमोस्ट लेयर जो कि सन की सरफेस है उसको कहा जाता है फोटोस्फेयर। और हम शुरुआत करेंगे इसी फोटोस्फेयर से कि साइंटिस्टों ने जब सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के थ्रू सन की सरफेस यानी कि फोटोस्फेयर की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करी तो उन्हें क्या देखने को मिला।
नाउ फोटोस्फीयर दोस्तों सन की विजिबल सरफेस है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके टेम्परेचर्स रेंज करते हैं 4000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच। मतलब काफी ज्यादा, हमारे तो 50 डिग्री में ही हालत खराब हो रही है, इतनी भयंकर हीट वेव्स आ रही है, राइट। और इसकी फोटो खींचने के लिए साइंटिस्टों ने सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के कैमरास की वेवलेंथ को सेट किया 4000 एंगस्ट्रॉम्स। एंगस्ट्रॉम्स दोस्तों इज वन ऑफ द यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर वेवलेंथ। नाउ इस 4000 एंगस्ट्रॉम्स की वेवलेंथ पे जब साइंटिस्टों ने सूरज की सरफेस यानी कि उसके फोटोस्फीयर की तस्वीरें खींची तो उन्हें उस फोटो में कई सारे क्रैक्स नजर आए और उन्होंने उस क्रैक्स को कंफ्यूज कर लिया कि यार ये तो सही फोटो नहीं आई है, मतलब शायद इसके पिक्सल फट गए हों। तो उन्होंने फिर और ट्राई किया, बट अगेन द सेम स्टोरी। उन्हें लग रहा था कि ये फोटो सही से आ ही नहीं पा रही है, इसके पिक्सल्स फट रहे हैं। तो उन्होंने फिर डिसाइड करा कि क्यों ना हम थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कितने एरिया में पिक्सल फटे हुए हैं, ताकि हम हमारे हिसाब से एस्टिमेट लगा लें और इस फोटो को रिफाइन करके डेवलप कर लें। बट एक्चुअली में जब उन्होंने इस फोटोज को जूम इन किया तब उन्हें ये जाके पता चला कि एक्चुअली में ये फटे हुए पिक्सल्स नहीं है, बल्कि ये लेजिट सूरज के सरफेस की ही तस्वीर है। मतलब दे वर लाइक ग्रैन्यूल्स ऑफ सैंड एज दे लुक इन द फोटो, और इस चीज को उन्होंने नाम दिया सोलर ग्रैन्यूल्स, जो कि बनते और बिगड़ते रहते हैं। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो को देखो, आराम से देखो और अच्छे से देखो। अब जो सूरज आप रोज आसमान में देखते हो ना, या फिर जिसकी गर्मी आजकल हम लोग इतनी फील कर रहे हैं, ये वीडियो हमारे उसी सूरज की सरफेस को दिखाता है। This is the surface of our sun, and this is the most detailed, most high resolution image of the sun that has ever been captured in history. Now this is what the actual surface of our sun looks like. मतलब कितनी अलग है हमारे अर्थ से, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि अर्थ का सरफेस कैसा है, जरा उसको छू के बताओ कैसा लगेगा। तो हम अगर अर्थ के सरफेस को छुएंगे तो हमें लगेगा ना कि हाँ, थोड़ा थोड़ा मिट्टी है, थोड़े थोड़े कंकर हैं, कहीं जगह थोड़े से ऊंचे पहाड़ है, कहीं थोड़े नीचे से पहाड़ है। ये है हमारा अर्थ का सरफेस। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इमेजिन करो ये है सन का सरफेस। मतलब कभी सोचा था आपने कि आपको सन का सरफेस देखने को मिलेगा? मतलब मेरी तो हमेशा से इमेजिनेशन या फिर क्यूरियोसिटिक माइंड रहा है ये जानने का, काफी अलग अलग चीजें, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग क्यूरियस टू नो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है इन ग्रैन्युल्स की क्या है? ये आपको दिखने में बहुत भले ही छोटे लग रहे होंगे, पिक्सल के साइज जितने दिख रहे होंगे या फिर पिक्सल से थोड़े से ज्यादा दिख रहे होंगे, बट एक्चुअली में अगर मैं आपको इन पिक्सल्स की साइज बताऊं तो कंपेयर कर लो राजस्थान की स्टेट और गुजरात की स्टेट के लैंड एरिया को मिला दो, ये दोनों एरिया मिलाकर एक ग्रैन्युल बनता है। दैट इज द मैसिव साइज ऑफ वन ग्रैन्युल इन दिस वीडियो। यूनिवर्स इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, ट्रस्ट मी। और अगर आप भी इस चीज में बिलीव करते हो तो लाइक करो वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि यस, यूनिवर्स इज एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग। नाउ फोटोस्फेयर का राज समझने के बाद साइंटिस्टों ने सन की मिडिल लेयर यानी कि क्रोमोस्फेयर की फोटोज को स्टडी करना शुरू किया, और उसके लिए उन्होंने 600 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ में सन की फोटोज खींची, जो कि आपके सामने है। अब इन फोटोज की मदद से दोस्तों साइंटिस्टों को क्रोमोस्फेयर के बारे में काफी शॉकिंग चीजें पता चली, जैसे कि वो समझ रहे थे कि सन का क्रोमोस्फेयर जैसा उन्होंने सोचा था कि इट वुड बी प्लेन, वो प्लेन बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि सन के क्रोमोस्फेयर में हिमालय के पहाड़ जितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नुकीले घास जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, और ये स्ट्रक्चर्स बाद में किसी फाइटर जेट की स्पीड से भी 50 गुना तेज की रफ्तार से स्पेस में इजेक्ट हो रहे थे। मतलब कहीं ये सोलर स्टॉर्म्स तो नहीं दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों, एवरीबॉडी इज अ गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर अराइव्स। समझ रहे हो किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? ऑब्वियसली द कोरोना लेयर ऑफ द सन, जिसके टेम्परेचर्स जाते हैं 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। मतलब सोच भी नहीं सकते 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस की हीट होती कितनी होगी। लाइक कैन यू इवन इमेजिन इट? 50 डिग्री में हालत खराब हो रही है आजकल, हीट वेव्स। अब इस 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए साइंटिस्टों ने वापस से सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के कैमरास की वेवलेंथ को अकॉर्डिंगली सेट किया और फोटोज लेना शुरू किया। वो फोटोज जब डेवलप होके आई और जब साइंटिस्टों ने सबसे पहली बार उन फोटोज को देखा तो वो देख के हैरान हो गए कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है सन के ऊपर या फिर किसी भी प्लैनेट के ऊपर। उन्हें पता चला कि गर्म, तपता, लिपटता हुआ मॉल्टन लावा बारिश के फॉर्म में सन की सरफेस के ऊपर बरस रहा है भाई साहब। और ये देख के साइंटिस्ट एकदम हैरान हो गए। लाइक दे वर लाइक, हैं मॉल्टन लावा की बारिश सन के ऊपर? लाइक एक तो वो ऑलरेडी पहले कंफ्यूज हो गए कि लावा की बारिश। सबसे पहले तो ये ग्रैन्युल्स फॉर्म कहाँ होते हैं?
सन के कोर में जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहां पे ये चीजें फॉर्म होती है और ऊपर सरफेस तक आते आते थोड़ी ठंडी हो जाती है, फोटोस्फेयर से बाहर निकलती है, क्रोमोस्फेयर की तरफ ट्रैवल करती है, फिर क्रोमोस्फेयर से कोरोना लेयर में जाती है। और कई ग्रैन्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि कोरोना लेयर तक पहुंचते पहुंचते ठंडे हो जाते हैं, उनमें इतनी एनर्जी, डेंसिटी और स्पीड होती नहीं है। तो होता क्या है, वो गर्म लावा के फॉर्म में सन के ऊपर वापस से गिरते हैं और तभी वहां पर लावा की बारिश होती है। और इस चीज को साइंटिस्टों ने नाम दिया द कोरोनल रेन। नाउ दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो 2024 में ही होने वाले स्पेस के सबसे बिगेस्ट एक्सप्लोजन के बारे में जानने में, जिसे आप अपने घर की छत पे खड़े होकर बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से सिर्फ अपने नेकेड आईज से देख सकते हो, तो फिर ये रही वो वीडियो। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।